कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। आसिया मिर्ज़ा का एक खूबसूरत नावल। हज़रत इंसान अपनी जिबलत, आदात, किरदार और अमल के लिहाज से मजमुआ अज़दाद है। इसकी फितरत के पर्द खोलते हैं। हर जाविया और हर बाब एक नई कहानी लिए हुए है। इस मामले में मर्द और जन की कोई कैद नहीं। हाँ, अगर फ़र्क है तो महज इतना कि अमल और रद्द अमल की शिद्दत के एतबार से एक फरीक दूसरे से बरतर या कमतर है। एक औरत माँ, बहन, बेटी, महबूबा या बीवी के रूप में जिन जज्बों का इजहार करती है वो बाहैसियत मजमुआ मुस्बत रवैये कहलाते हैं। इसके बरअक्स यही औरत जब सास, बहू, नंद, सौकन और रकीब का किरदार अदा करती है तो इसकी सोच मनफी रुख इख्तियार कर लेती है। यही मामला मर्द का भी है। गो इसके मनफी और मिस्बत अमल और रद्द अमल का कैनवस बहुत ही वसी है। ज़ेर नज़र कहानी भी मुतज़ाद कैफियतों पर मबनी है। इस कहानी के सादो किरदार हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं, जबकि एहसासात और जज्बात को आसिया मिर्ज़ा ने बहुत खूबी से उजागर किया है। वो कितनी कामयाब हुई इसका फैसला आपकी राय करेगी। अगर कहानी पसंद आए तो राय दें। मैं कह रही हूँ असद, कुछ तो अक्ल के नाखून लो। एक नहीं 4 बेटियां हैं पूरी खैर से, मगर पता नहीं तुम्हें दिखाई नहीं देती। बेटियां भी बिठाने की चीज़ हैं भला। है मैं तुमसे कह रही हूँ, अब क्या आसमान से अनोखे लाडले उतरेंगे तुम्हारी बेटियों के हाथ थामने को? क्या बात है अम्मा, इतना शोर क्यों मचा रही हैं? असद खान ने फाइल बंद की और चश्मा उतार कर फाइल पर रख दिया। कुर्सी की पुष्ट पर खुद को ढीला छोड़ते हुए कहने लगे, अब शोर मचाए बगैर चारा भी तो नहीं है। तुम्हारे तो कानों पर जूं नहीं रेंगती। मैं कहती हूँ हमारे ज़माने में 13-14 का सन लगते ही बेटी ब्याही जाती। एक तुम हो, कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता, बस ना की तान खींच देते हो। अब क्या उड़न खटोले लेकर उतरेगा तुम्हारा दामाद? सबीहा दुपट्टे के पल्लू पर क्रोशे से बेल बनाते हुए सास की बातों पर महफूज होकर बराबर मुस्कुराए जा रही थीं। फिर शौहर की तरफ देखा जो किसी हद तक उकताए और बेजार दिखाई दे रहे थे, मगर माँ का एहतराम मलहूज़ खातिर रखते हुए रसान से बोले, अब वो ज़माना नहीं है अम्मा जब 13-14 साल की लड़की को ब्याह दिया जाता था। अब लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। इनके अंदर समझ बूझ भी आना बेहद ज़रूरी है ताकि एहसन तरीक़े से घर बार संभाल सके। हमने तो पहाड़ ही खोदे और भाड़ ही झोंके, एहसन तरीके से घरदारी ना की थी क्या? अम्मा ने सख्त बुरा सा मुँह बनाकर गाँव तकिए के नीचे से तस्बीह निकाली, फिर बेटे को घूरते हुए बोली, और तुम्हें कह भी कौन रहा है 15 साल में बेटी ब्याह दो? रोशाना खैर से 22वें में लग गई है, और क्या ये उम्र भी शादी की नहीं है? हाँ अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। सबिया ने भी हल्का सा मिनमनाता एहतजाज किया। जवाबन उसे तर्श नजरों का सामना करना पड़ा। तुम भी अम्मा का साथ देने लग गईं? समझती क्यों नहीं हो? क्या मुझे फिक्र नहीं है रोशी की शादी की? अब उसे एमए करने का शौक है तो करने दो। अभी तो एडमिशन लिया है उसने, कम अज कम 2 साल तो लग ही जाएंगे। और मेरे पास रिश्तों की कौन सी कमी है? बहुत से जानने वाले मेरी बेटियों से शादी के ख्वाह हैं। बड़े अच्छे अच्छे घराने के लड़के हैं, मगर मैं रोशाना के शौक को पहले अहमियत दूंगा। पढ़ाते पढ़ाते खूसट कर देना उसे। अम्मा को अब जलाल आ गया। एक तरफ कॉलेज, दूसरी तरफ यह कंप्यूटर। अरे मुआ लड़का बनती जा रही है। मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। ये सिर्फ मुहावरा है, यह हकीकत में आ जाता है दादो। पलवशा जो कालीन पर रिसाले में मुंह घुसेड़े बैठी थी हंस कर बोली, देखो मैं कह देती हूँ हिना की शादी में रोशाना को अपने साथ मुल्तान ले जा रही हूँ। भले से तुम सभी आओ या ना आओ। अरे 4 लोग जानेंगे तो कोई बात बनेगी ना। और लड़की भी अपने रिश्तेदारों को जाने पहचाने। उसे पता तक नहीं है कि उसके कौन अपने सगे हैं कौन गैर। बस किताबों से नाता होकर रह गया है। तो मैं कौन सा रोक रहा हूँ उसे? अगर वो जाना चाहे तो मुझे क्या एतराज़ है? आप उससे पूछ लीजिएगा।
अलबत्ता मेरा तो जाना नामुमकिन है। ये पूरा हफ्ता मेरा बेहद बिजी है, बल्कि मुझे कल एक दिन के लिए लाहौर जाना है और परसों पिंडी से मेरी पार्टी आ रही है। असद फाइलें उठाकर खड़े हो गए। पलविशा लपक कर दादी के साथ जुड़कर आ बैठी। सिर्फ रोशाना ही क्यों ग्रैंड मदर, मैं क्यों नहीं? इसलिए कि रोशाना आपी की शादी पहले जो होगी। आपको भी बहुत शौक है शादी का। तीसरी हुमा ने होमवर्क करते करते बेख्तियार ही कहा तो उसने घूर कर देखा। उधर सबिया ने भी इसके फकरे पर बुरा मानकर उसे एक हाथ जड़ दिया, जिस पर वह सीधी होकर दोबारा किताब में दुबक गई। मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे तो बड़ा शौक है इस तरह की गैदरिंग देखने का। सच्ची दादू, मैंने आज तक इस तरह की कोई शादी अटेंड नहीं की जिसमें सारे रिश्तेदार जमा हों। बस मामा या पापा के साथ ही इनके बिजनेस फेलोज के बच्चों की शादियां अटेंड की हैं, मगर उनमें कोई खास मज़ा नहीं आता। हाँ तो भला इन फीकी बेरंग शादियों में खाक मज़ा आएगा। अरे शादी ब्याह की तकरीबात में जब तक अपने ना हो क्या मज़ा। तुम भी चलना, देखना वहाँ ढेर सारी लड़कियां हैं तुम्हारी उम्र की। तुम्हारे इस सड़ियार बाप ने तो तुम्हें आज तक सिवाय किताबों और साइंस की दुनिया के दिखाया ही क्या है। अब के चलना मेरे साथ तुम दोनों, देखना वापस आने को दिल ही नहीं चाहेगा। दादी उसे खुद से लगाकर दुलार से बोली तो पलविशा की बाँछें कानों तक जा पहुंची। अम्मी मैं जाऊंगी ना दादी के साथ? वो सबिहा की तरफ देखने लगी। हाँ तो मैं कब रोक रही हूँ, मेरा तो खुद दिल चाह रहा है जाने को। सादिया आपा भी क्या सोचेंगी, एक ही नंद है, कहती है बहन खुद को, और खुद ही नहीं आई, मगर बस तुम्हारे पापा की वजह से जा नहीं सकती। मगर अम्मा मेरा नहीं ख्याल कि रोशी आपके साथ जाने पर राजी होगी। वो दुपट्टा लपेटते हुए दिल गुफ्तगी से बोली तो पलवशा के चेहरे पर आने वाली चमक मादूम हो गई, यानी रोशाना के इनकार पर उसका चांस भी गोल। मैं मना लूंगी ना उसको, वो पुरअज़्म होकर बोली। अरे मानेगी कैसे नहीं, मैं ले जाऊंगी जबरदस्ती पकड़कर। उस मुई नगोड़ी को तो खबर ही नहीं इसके इर्द गिर्द कैसे मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं। जाओ वशी, उसे बुलाओ, कहो दादी अम्मा बुला रही हैं। उन्होंने तकिए से टेक लगाई और चश्मा उतार कर एक तरफ रखा। वो तो कंप्यूटर सेंटर गई हैं अपने, आती ही होंगी। पलवशा ये कहते हुए बेसाख्ता हंस पड़ी। दादो का चेहरा यूं बन गया जैसे कड़वी कसीली गोली मुंह में खटते चली गई हो। वो एक गहरी मुतसफ़ाना धात भर कर एक नई वबा फूट पड़ी है शहर में। कदम कदम पर सेंटर मुंह फाड़े खड़े हैं, जिधर देखो जहां चले जाओ ये कमबख्त नाफ मारे पहले ही नजर आएंगे। अमल कम हो गया है, इल्म बढ़ गया है। तालीम जितनी कम हो गई है, ये इंस्टीट्यूट इतने ही ज्यादा हो गए हैं। हमारे ज़माने में लालटेन की रोशनी में पढ़कर डॉक्टर हकीम बन जाते थे। अब ये हज़ारों रुपए सेंटर में झोंक कर भी ढाक के वही तीन पात रहते हैं। दादी कुछ देर बुड़बुड़ाती रहीं। कोई 2 घंटे बाद रोशाना बीबी लौटी तो दादी ने उसे कमरे में जाने से पहले लिविंग रूम में ही रोककर अपना इरादा जाहिर किया, जिसे सुनकर वो भबक गई। क्या क्या मैं नहीं जा रही मुल्तान। वो अपना शोल्डर बैग कांधे से उतारकर सैंडल से पैर आज़ाद करके कुर्सी से खड़ी हो गई, मगर दादी ने उसका बाजू पकड़कर उसे वापस पटक दिया। क्यों? वहां न जाने में तुम्हें क्या कबाहत है? देखो बेटी, अपने लोगों से मिलोगी, रिश्तेदारों को जानो पहचानोगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते नाते बहुत बड़ी नेमत होते हैं। यही दुख सुख में सच्चे संगी साथी होते हैं। दादी के ख्याल में नरमी और रोसान से समझाना ज़्यादा मुफीद न था, मगर उसका खातिर ख्वाह फ़ायदा न हुआ, सवाए इसके कि उसने फिर भी इसी नरमी और रोसान से इनकार कर दिया। मगर मेरा कतई दिल नहीं चाह रहा, और फिर कितना नुकसान होगा मेरी पढ़ाई का। अरे मारो गोली पढ़ाई को, तुमने तो सर पर सवार कर लिया है। ले जाना साथ अपना कंप्यूटर और करती रहना वहाँ खड़क खड़क खड़क, मगर चलना है तो बस समझो चलना है मेरे साथ तुम्हें। वो झुंझुलाहट के बावजूद बेसाख्ता हंस पड़ी। क्या वहाँ सब इतने जाहिल हैं कि एक आध कंप्यूटर भी नहीं होगा जो मुझे ये साथ ले जाना पड़े? ये कहकर इसने मिस्कीन सी सूरत बनाकर सर झुका लिया। दादी इसे सख्त तेवरों से घूरने लगी। नहीं बेटी, एक तुम ही आलिम फाजल हो, सिर्फ तुम्हें ही ये मशीन चलानी आती है, बाकी सब तो गोलियां और गुट्टे खेलते हैं।
वाह गुट्टे, फिर तो बड़ा ही मजा आएगा। मुझे गुट्टे खेलने का बहुत शौक है। परवशा ने खुशी के इजहार के तौर पर ताली बजाई तो दादी ने मारे झुंझुलाहट के चप्पल उसे खींच मारी। रोशाना मौका देखकर वहां से निकल भागी। उफ, ये दादी अम्मा भी हद करती हैं। अब मैं मुल्तान जाऊंगी, वो भी इतनी सड़ी गर्मी में, और शादी के फंक्शन अटेंड करूंगी। शादी का फंक्शन ना हुआ, बिजनेस मीटिंग हो गई कि जाना ज़रूरी है। मैं फ़ोन पर हिना को मुबारकबाद दे दूंगी और दादी अम्मा के हाथ गिफ्ट भी भिजवा दूंगी, बल्कि कोरियर से भेज दूंगी। यकीनन वो खुश हो जाएगी। मेरे जाने ना जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पहले कौन सा सादिया फूफो की तरफ जाती रही हूँ। वो सख्त कोफ्त में मुब्तला हो गई, फिर एसी खोलकर बेड पर दराज हो गई। रात को इसने पापा से साफ कह दिया वो हरगिज मुल्तान नहीं जाएगी। पापा ने हमेशा इसकी हिमायत में इसका साथ दिया था, जिस पर दादी ने बेहद खफा होकर चुप साध ली। मगर परवशा इसकी जान को ही आ गई। चली चलो ना आप भी, तुम्हारे तवस्सुत से मैं भी मुल्तान देख लूंगी। मुल्तान में कोई देखने वाली जगह है भला? देखना है तो कोई ढंग का शहर देखाओ। दादी अम्मा सचमुच खफा हो गई। एक तो इतने अरसे बाद हमारी तरफ आई हैं, मगर आपने उन्हें दुखी कर दिया है। इसने दूसरा हरबा आजमाया। दादी को मनाना कौन सा मुश्किल है माय डियर, मैं मना लूंगी। तुम ख्वाम ख्वाह में अपना उल्लू सीधा मत करो। एंड नाउ गेट आउट, मुझे बोर मत करो। वो दरवाजे से अपनी सीढ़ी निकालने लगी, मगर रात को वो फिर इसके सर पर नाजिल थी, जब वो कंप्यूटर में मगन अपनी वेबसाइट बना रही थी। आप ही, वहाँ हमारे इतने रिश्तेदार हैं, कभी मिले तो पता भी चले कौन किस मिजाज का है। वो स्टूल घसीट कर इसके साथ लग कर बैठ गई। भाई तो तुम चली जाओ ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? समझ आओ इनके मिजाज। इनकी नज़रें हनूस मॉनिटर पर जमी रहीं, एक हाथ माउस पर। मैं नहीं जा सकती ना, पापा मुझे थोड़ी ही भेजेंगे। आप जाओगे तो मेरा भी चांस बन जाएगा। प्लीज़ रोशा आपी, सिर्फ हफ्ते भर की तो बात है। अगर आपका दिल वहाँ ना लगे तो आप 2 दिन में वापस आ जाना। वो मीना समाजत पर उतर आई, मगर वो अपने काम में मसरूफ रही। उसने जल कर इसका सारा प्रोग्राम डिलीट कर दिया। वशी, वो चीख पड़ी, क्या कर रही हो? चिच पागल हो गई हो क्या? माय गॉड, सारे प्रोग्राम का नाश मार दिया। उसने सख्त झुंझुलाहट और बेबसी से उसे घूरा। पहले आप हाँ कहो कि मुल्तान जाओगी। वो कीबोर्ड से हाथ उठाने को तैयार नहीं थी। इसकी स्याह खुशनुमा आंखों में इस लम्हे इतनी लजाजत मिन्नत थी कि रोशाने एक पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर बेसाख्ता हल्की सी सांस भरकर आहिस्ता से सर असबाब में हिला दिया उसने। ओके अच्छा, अब हटाओ ये हाथ। थैंक यू। वो हमारी खुशी के बेतुके अंदाज में कीबोर्ड पर जोर जोर से हाथ चलाने लगी। फिर इसी खुशी में उछलती कूदती कमरे से बाहर निकली। ये उसकी इस बचकाना हरकत पर हंसती। पलवशा का जोश व खरोश काबिले दीद था। ये कितने दिनों के लिए जा रही हो? इतने कपड़े कहाँ और कब पहनोगी? उसकी पैकिंग देखकर रोशाना को हैरत का झटका लगा। शादी में जा रही हूँ तो जाहिर है इतने कपड़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। एक जोड़ा मायों का, एक मेहंदी का, फिर बारात के दिन का, रुखसती का, वलीमे का, और यूं ही कुछ दिनों में पहनने के, फिर कहीं घूमने फिरने के 1-2 जोड़े एहतियातन एक्स्ट्रा रख लिए हैं। वो चिंगम का रैपर खोलते हुए इत्मीनान से बोली, यानी मजीद एक्स्ट्रा भी रखे हैं? उसने उसके वजनी सूटकेस पर मुस्कुराती हुई नज़र डाली। आपकी पैकिंग हो गई क्या? इसके इत्मीनान में कोई फ़र्क न आया। मेरा ख्याल है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। तुम्हारे इतने कपड़ों में मैं भी गुजारा कर ही लूँगी। मेरे पास सिर्फ ये शोल्डर बैग है और मेरा मोबाइल। वैसे अगर ज़रूरत हुई तो वहीं से ख़रीद लूँगी 1-8 सूट। वो उसके घूरने पर जल्दी से बोली, फिर बालों को हेयर बैंड में जकड़ कर पैर से बेड के नीचे से स्लीपर निकाल कर पहनने लगी। फिर यकदम ख्याल आया तो बेड साइड से कुछ सीडीज निकाल कर बोली, इन्हें एहतियात से अपने बैग में रख लो। क्या वहाँ भी आप अपना फजूल सा शौक रवा रखेंगी? पलवशा का इसकी अक्ल पर मातम करने को दिल चाहा, मगर उसके घूरने पर उसके हाथ से सीडीज लेकर बैग में यूं ही घुसेड़ दी और दिल ही दिल में इसे सड़ियल का लक़ब भी देती हुई कमरे से बाहर चली गई। दादी मुल्तान तक का सफ़र रेल से कर रही थी।
रोशाना के इल्म में आया तो उसे अपने होश उड़ते महसूस हुए। पापा, मैं रेल से हरगिज नहीं जाऊंगी। माय गॉड, इतना तवील और बोरिंग बल्कि खौफनाक सफ़र। मजबूरी है बेटा। तुम्हारी दादी को एयरप्लेन में उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, बल्कि सिर्फ एरोप्लेन के नाम से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। हाँ, अगर तुम परेशान हो तो तुम्हारी सीट कंफर्म करा देता हूँ। तुम्हें वहाँ से कोई एयरपोर्ट पर पिक कर लेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी आदतें पहले ही ख़राब हैं। रेल में सफ़र करेगी तो मर नहीं जाएगी, और फिर अकेली लड़की को भेजना कोई दानिशमंदी नहीं है। फिर वो कौन सा, वो किसी को जानती है या कोई उसे जानता है? सबीहा नागवारी से बोली। असद चुप हो गए। बात माकूल थी। अजनबी शहर, अजनबी खित्ता और बेटी का मामला। अम्मा के साथ ही भेजने में आफियत और तहफ़्फ़ुज़ था। बस न जाने के बहाने हैं और कुछ नहीं। सद के मुंह बिगाड़ने पर खफकी से बोली, आखिर मारे बंधे। वो रेल का सफ़र करने पर रजामंद हो ही गई, मगर सारे रास्ते कोफ्त में मुब्तला रही। हालांकि फर्स्ट क्लास कमरा था, फुल एसी, मगर उसे किसी पल करार नहीं था। बहरहाल इसका आरामदेह बेड तो वो था नहीं। इसके बरखिलाफ पलविशा खूब चहक रही थी और खिड़की में मुंह दिए बाहर के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हुए मुसलसल बोले जा रही थी। मुझे यह सफ़र हमेशा याद रहेगा। कितना मज़ेदार एडवेंचरस सफ़र है। रोशाना ने रिसाले से मुंह हटाकर उसे खासी इस्तेहज़ाइया नज़रों से देखा। हाँ, तो कुछ गलत थोड़ी ही कह रही हूँ। तुम वापसी का सफ़र भी इसी तरह करना। कम से कम मैं जहाज़ में जाऊंगी। जहाज़ में आते तो अब तक पहुंच चुके होते हैं। पता नहीं रात किस तरह बसर होगी। उसने सोई हुई दादी पर एक रश्क आमेज नज़र डालकर पलविशा को देखा। इन्हें देखो, कितने मज़े से नींद ले रही हैं। अब रात क्या जाकर काटेंगी? पलविशा दादी के बजाय इसके चेहरे पर फैली बेजारी और फिक्रमंदी देखकर महफूज होकर हंसती और दोबारा खिड़की में मुंह देकर बैठ गई। रोशाना दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहकर दोबारा किताब में उलझ गई। जल्दी और कुछ कोफ्त के आलम में पैकिंग करते हुए वो अपनी दिलचस्पी की किताबें भी उसने ना रखी थी कि चलो वक्त ही गुजर जाता। ये रिसाला भी रेल में ही खरीदा था, जो फंक्शन पर मबनी था और कुछ हिस्सा शायरी पर मुश्तमिल, जबकि ये दोनों ही शौक उसके जहन और तबीयत से मेल न खाते थे। अशार के सफ़ात तो इसने सख्त बेदिली से पलट दिए और एक कहानी मारे बंधे वक्त खुदा खुदा करके उनका सफ़र तमाम हुआ। सुबह के 11 बज रहे थे। स्टेशन पर खूब चहल पहल थी। गाड़ियों और इंसानों की मिली जुली आवाज़ों का एक शोर। सुर्ख सुर्ख जैकेटों में मलबूस कुलियों का भाग दौड़ और रेल से उतरने वालों के मुलाकातियों और रिश्तेदारों की यलगार अलग। पलविशा के लिए यह मंजर जितना दिलचस्प था, रोशाना के लिए इतना ही परेशान कुन। वो अपना बैग कांधे पर डालकर झुंझुलाई सी आगे बढ़ी कि अचानक पीछे से सामान से लदी ट्राली का धक्का लगा। उफ! उसकी चीख इस कदर बुलंद और दिल खराश थी कि कुली ट्राली को एक तरफ छोड़कर इसकी तरफ घबरा कर लपका। साथ के साथ इर्द गिर्द के लोग भी जमा हो गए। वो औंधे मुंह गिरी थी, जिसकी वजह से पैर बुरी तरह मुड़ गया था। दादी को इस असना में खुर्रम नजर आ गया था, मगर वो रोशाना के गिरने पर इस तरफ मतवज्जा होकर इसी तरफ दौड़ी आईं और डांट डपट कर आदमियों की भीड़ को हटाकर पलविशा के साथ मिलकर उसे खड़ा किया। किस कदर बेवकूफ़ और अहमक लड़की हो तुम। इधर मेरे साथ चलने के बजाय जाने किधर मुंह उठाए जा रही थी। उस बेचारे कुली का भी क्या कसूर? तुम्हारी अपनी आंखें बंद थी क्या? वो कुली को बुरा भला कह रही थी तो एक तो यूं गिरने पर सुक्की का एहसास, दूसरे पैर से उठने वाली टीसों ने उसका हाल खराब कर दिया था। वो दादी से हाथ छुड़ाकर बेंच पर जाकर बैठ गई और बाकायदा रोने लगी। आप ही क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। इस तरह बच्चों की तरह तो मत रो प्लीज। पलवशा इसके पास बैठकर दबी आवाज में बोली। भाड़ में जाएं लोग। देख रही हूँ मेरा पैर, किस कदर शदीद दर्द में मुब्तला हूँ मैं। चला भी नहीं जा रहा। ये पकड़ो। उसने अपना मोबाइल उसे थमाया। पापा से कांटेक्ट करो, उन्हें बताओ कि मेरे साथ ये हादसा पेश आ गया है। वो पैर की उंगलियों को छूते हुए दिल गिरफ्तगी से बोली। पलवशा उसका मुंह टुकर टुकर देखने लगी। कोई ज़रूरत नहीं इस हिमाकत की। दादी ने झट से पलवशा के हाथ से मोबाइल ले लिया। वो बेचारा अकेला
वहाँ परेशान हो जाएगा। कैसा हादसा? रेल उलट गई है क्या? तुम रेल से गिर गई हो या किसी वीरान स्टेशन पर उतर कर रास्ता भटक गए हैं हम? देखो रोशी, अभी वो मजीद जारी रहती कि खुर्रम आ गया। अस्सलाम वालेकुम नानो जान। उसने सलाम करते हुए दोनों को भी बारी बारी देखा, मगर बेंच पर बैठी आंसू बहाती रोशाना को देखकर वो परेशान हो गया। क्या हुआ खुदा न खास्ता? अरे कुछ नहीं हुआ, कमबख्त मारा कुली ट्राली समेत इस पर चढ़ते चढ़ते रह गया। बस जरा सा धक्का लगा और ये बीबी कहकशां पर चल पड़ी। धड़ाम से नीचे आई और पांव तड़वा बैठी। दादी पर झुंझुलाहट सवार थी। एक तो लाडली पोती के पैर की तशवीश, दूसरा उसका रोना। चलो शाबाश, हिम्मत करो, तुम गाड़ी लाए हो ना खुर्रम? वो रोशाना को बाजू से पकड़कर उठाते हुए खुर्रम से बोली। उसने असबात में सर हिलाते हुए रोशाना पर तफसीली निगाह डाली। वो उसे कोई 4 साल के अरसे के बाद देख रहा था। फिर पलवशा की तरफ देखा तो वो भी इसी को मुलाहिजा कर रही थी। इस तरह से उसके चेहरे सुरात का जायजा ले रही थी। नजरें मिलने पर वो बेसाख्ता हाथ उड़ा दी। पलवशा हो ना तुम तो बड़ी हो गई हो। वो शायद बेसाख्ता हंस पड़ने पर खसिया गया था। सूरत हाल बहरहाल हंसने की थी नहीं। शुक्र है आपने पहचान तो लिया। आज तुम लोग ये बातें बाद में करना, पहले गाड़ी में बैठो। खुर्रम, ये सामान तुम उठाकर आगे चलो और रोशाना को संभालते हैं। मगर दादी जान, मैं कैसे जाऊंगी? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। मेरा ख्याल है फ्रैक्चर हो गया है पाँव में। उफ, लगता है अब मैं सारी उम्र लंगड़ा कर ही चलूंगी। सफ़र की इब्तदा ही मनहूस हुई है। वो पलवशा का सहारा लेकर बामुश्किल खड़ी हुई, मगर कराह कर दोबारा बैठ गई। मैडम, सफ़र तो वसीला ज़फ़र होता है, इसे मनहूस नहीं कहते। हाँ, हमारे अमाल की नहूसत ही कभी हमें अपनी लपेट में ले लेती है। आई मीन के खुर्रम की नज़र दादी पर पड़ी तो सर खुजाता जल्दी से सामान की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो लब भींच कर उसे घूर कर रह गई। मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी, घर नहीं। वो दादी से उलझ पड़ी। आप खातून कितने दिनों का प्रोग्राम सेट करके आई हैं? इसने सामान पर नज़र डालकर अबरू उचकाकर पलवशा की तरफ देखा। 1 वीक, वो इत्मीनान से बोली। सिर्फ 1 हफ्ता? मगर ये सामान कहीं इसमें नादिया और एनी को तो बंद करके नहीं लाई टिकट बचाने के लिए? वो राताना अंदाज में चहक कर सरगोशी में बोला तो वो बेइख्तियार खिलखिला पड़ी। स्टेशन के इस वहशतनाक और धूप से तपते खुले आसमान तले यह हंसी किसी ठंडे मीठे चश्मे की तरह ही खुर्रम को महसूस हुई। वो खुद भी अपनी हंसी जैसी ही थी, महकती, अलबेली। उसने एक नज़र रोशाना पर डाली जो दादी की डांट पर लड़खड़ाहट के साथ गाड़ी की तरफ जा रही थी। वो खूबसूरत तो हमेशा से ही थी, अब कुछ और निखर आई थी। इसके बालों की लंबाई में भी शायद इजाफा हो गया था। ताहम वो पलवशा से मिजाज के मामले में बिल्कुल मुतजाद थी, खुदसर, जिद्दी और मगरूर, मगर किसी हद तक अहमक सी भी महसूस होती थी। यूं भी इसका ख्याल था कि खुदसर और जिद्दी लोग भला के अहमक ही होते हैं, या फिर अहमक ही होते हैं जो जिद्दी और खुदसर हों। याद रखिएगा दादो, अगर मैं फौरी तौर पर हॉस्पिटल ना गई तो हमेशा के लिए अपाहज हो जाऊंगी और मेरा खून, सॉरी, ये मोहताजी आपके सर होगी। वो रास्ते भर हॉस्पिटल जाने की तान खींचती रही। अरे फिक्र क्यों कर रही है, हमारा घर डॉक्टरों से भरा पड़ा है। खुर्रम ने उसे तसल्ली दी। अच्छा, क्या आपके घर में डॉक्टर्स क्यारी में उगते हैं? उसे उसकी तसल्ली कतई बहलावा लगी। सिर्फ क्यारी में नहीं, गमलों में भी उगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम डॉक्टरों के मामले में खासे खुद कफील हैं। इसने मिरर से उसे देखा तो उस पर वो एक गसीली नज़र डालकर रुख मोड़ कर खिड़की से बाहर देखने लगी। सिकंदर विला एक पुराने तर्ज का मगर वसी और अजीज 2 मंजिला मकान था, जिसे कोठी भी कहा जा सकता था। इसका डिजाइन गो के बहुत पुराना था, मगर इसे नए रंग और रोगन से आरास्ता किया गया था। बाहर बड़ी बड़ी बेलें लटक रही थीं, दोनों तरफ की दीवारों को खुशनुमा बना रही थीं। पोर्च इतना बड़ा था कि इसमें बैक वक्त 3 गाड़ियां बआसानी खड़ी की जा सकती थी। पोर्च के अख्ताम पर बागीचा शुरू हो जाता था, जहां एक उधेड़ उम्र मखमनी सा माली इसकी तराश व खराश में मसरूफ नजर आता रहता।
घास के सख्त कत्ते के 3 तरफ सुर्ख ईंटों की बजरी की क्यारियां थीं, जिन पर थोड़े थोड़े फासले पर बड़े बड़े दरख्त थे और दरमियान में मौसमी पौधे थे, जिनमें मुख्तलिफ रंगों के फूल निगाहों को खीरा करते और बागीचे में ताजगी का एहसास दिलाते। एक तरफ पक्की सुर्ख ईंटों का तालाब सा बना हुआ था, जो इंसानों के नहाने के काम तो नहीं आ सकता था, अलबत्ता इसमें 2 बतखों की जोड़ी तैरती रहती थी। लॉन के इब्तदाई हिस्से में ही बड़ा सा जाली का दरवाज़ा था, जो रिहायशी हिस्से की तरफ खुलता था और यहीं से इस हवेली के अंदर जाया जा सकता था। अंदरूनी हिस्से यानी रिहाइश के हिस्से में पुराने तर्ज के छोटे बड़े हर साइज के कमरे थे, जिन्हें जदीद सामान से आरास्ता किया गया था। ताहम मशरक़ी रिवायतों को मलहूज़े रखा गया। कीमती और फैशन के मुताबिक नरम गुदार सोफे थे, तो कहीं कहीं रंग बिरंगी पीढ़ियाँ भी इस्तेमाल में थीं। कालीन बिछे थे तो सुवात की लकड़ी के तख्त भी नजर आते थे, जिन पर खुशनुमा रलियां बिछी हुई थीं। खूबसूरत विलायती शोपीस अपनी बहार दिखाते नजर आते थे, तो मुल्तान के बड़े बड़े नक्श वाले गुलदान भी पूरी तमकीनत के साथ जलवा अफरोज थे। बावर्ची खाने में चाइना की कराकरी भी थी और पाकिस्तान गुजरांवाला के नित नए बर्तन भी खूब इस्तेमाल हो रहे थे। डाइनिंग टेबल ज़रूरतन इस्तेमाल की जाती थी, मगर ज़्यादातर रात के खाने पर दस्तरख्वान ही बिछाया जाता और इकट्ठे खाना तनावुल किया जाता। कर्ज मशी की रवायात की पासदारी इस ख़ानदान का वतीरा थी। इंग्लिश मीडियम में तालीम पाने के बावजूद बच्चों के क़लूब में अपने मजहब की मोहब्बत को खूब बसाया गया था। दीन इस्लाम की मोहब्बत के साथ साथ कल्चर, अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत भी इनके अंदर यूं भर दी गई थी कि वो हमेशा इसका एहतराम करते थे। यूं सिकंदर वला में रहने वाले अलग अलग मिजाज, मुख्तलिफ आदात रखने वाले लोग एक दौर में बंधे हुए थे। सिकंदर हयात न्याज़ी के इंतकाल के बाद इनकी बेगम रफ़िया बेगम इस घर की सरबराह थी। उनका बड़ा बेटा जलाल न्याज़ी ऊपरी मंजिल में रिहाइश पजीर था। गो के पकाना खाना अलहदा था, मगर दिलों में फासले ना थे। निचली मंजिल पर कमाल रहते थे। तलाल न्याज़ी और उनके 3 भाइयों की इकलौती बहन लाला रुख थी, जिसका एक प्यारा सा बेटा हमजा था। देखने में वो एक नौखेज कॉलेज गर्ल ही नजर आती थी। एक बच्चे की माँ तो क्या, शादीशुदा भी नहीं लगती थी। यूं भी उम्र में वो इतनी बड़ी हरगिज न थी। इनसे बड़ा तो इनका भतीजा जाज़ब था, जो खुद 2 बच्चों का बाप था, और कमाल की बेटी हुस्ना भी इसकी हम उम्र थी। इसकी भी 2 ही बेटियां थीं। हंसमुख, बजल्ला संच, बच्चों में बच्चा, जवानों में जवान और बड़ी बूढ़ियों में उन जैसी हो जाने वाली लाला रुख, जिसे सब लाली लाली ही कहते थे। छोटे बड़े सब इसी बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा करते नजर आते। लाली बात सुनो, लाली उधर देखो, लाली ये काम कर दो। जहाँ मोहब्बत के सूते बहते थे, हंसी मजाक चलता था, सब सुख दुख के साझी थे, वहीं इस घर में हर घर की तरह कई मसाइल भी थे, कई उलझने, परेशानियां और दुख भी बिखरे थे। पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो राफिया बेगम ने तख्त पर बैठे बैठे अपनी सिमत खुलने वाली खिड़की का पर्दा जरा सा सिरका कर बाहर झांका। चलो, शुक्र है आमना खैर से पहुंच तो गई। उन्होंने एक तमानत आमेज सांस खींची। अच्छा है सबिया और असद नहीं आए। उन्होंने सादिया पुप्पो को देखा, जो आमना बेगम की आमद का बहलावा लगी, रुक कर सास की तरफ देखने लगी। सिर्फ उनका दिल उदास हो गया। एक ही तो भाई था उनका, वो भी खासे दूर रहता था और अब आया नहीं। असद ना खुद आएगा, ना ही उस बेचारी सबिहा को भेजेगा। हाँ भाई, वो हमारे तब भला क्यों आने लगे, उनकी तो शान घट जाएगी ना, ऊंची नाक है, नीची ना हो जाए। बड़े शहर के बड़े लोग हैं, बड़ा बिजनेसमैन, एक मिनट कीमती। इसकी भांजी की शादी में शिरकत करने चला आता तो कीमती वक्त ज़ाया हो जाता, लाखों का नुकसान हो जाता। वो पानदान अपनी तरफ खींच कर सख्त बुरे दिल के साथ एक सांस भर कर छालिया कुतरने लगी। अरे मैं सास बनकर थोड़ी तुम्हें सुना रही हूँ, तुम क्यों जी छोटा करती हो? तुम्हें कोई इल्ज़ाम थोड़ी दे रही हूँ। फिर कदरे मुतसफ़ाना सांस भर कर बोली, वो मेरा भी सगा भांजा है, बचपन से उसकी आदतों से खूब वाकिफ़ हूँ। फिर सबिहा भी खैर से मेरी नंद की बेटी है और ख़ुद मैंने ये रिश्ता कराया है। इस बेचारी का भी क्या कसूर? सारे रिश्ते एक तरफ, शौहर की ताबेदारी एक तरफ। और क्या करे, शादी के बाद सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं।
सिर्फ एक शौहर का रिश्ता बच जाता है। वो बेचारी अजवाजी बंधन कायम रखने के जतन में जती रहती है। खैर तुम दिल बुरा ना करो, ना आया तो ना सही, शुक्र करो बच्चियों को तो भेज ही दिया है। इन्हें भी आमना के साथ ना भेजता तो हम जबरदस्ती थोड़ा ही कर सकते थे। सांस लेकर सास को ममनून निगाहों से देखा। उन्होंने आज तक सास वाला रवैया रखा ही नहीं था। वो उनकी सगी खाला थी, मगर खाला से भी ज्यादा माँ बनकर उन्हें प्यार देती थी। बच्चियां तो आई हैं ना साथ। उन्होंने हैरत अंगेज खबर की जैसे तस्दीक चाही। जवाबन रफिया बेगम ने खिड़की का पर्दा खिसकाया और फिर सर हिला दिया। खुर्रम गाड़ी पोर्च में रोक कर नीचे उतरा, फिर उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए स्ट्रेचर मंगा लेता हूँ। इसका अंदाज कतई संजीदगी लिए हुए था, मगर उसके होंठों की सतह पर दबी दबी मुस्कुराहट चमक रही थी। पलविशा ने रुख मोड़कर अपनी मुस्कुराहट छुपाई और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई, जबकि रोशाना मारे गुस्से के एहतजाजन गाड़ी के अंदर मुंह फुलाए बैठी रही। इस लड़के की तो मजाक की आदत है, अब तुम मुंह बुसोरने ना बैठ जाना। ठहरो, मैं अंदर से लड़कियों को बुलाती हूँ, उनके साथ संभल कर बाहर निकलना। दादी की बात पर रोशाना ने कड़वा सा मुंह बनाकर खुर्रम की तरफ देखकर नजरों का रुख फेर लिया। मैं अंदर नहीं जाऊंगी दादी, बस हॉस्पिटल ले चले मुझे, मैं सच कह रही हूँ, बेहद पेन हो रहा है मुझे। हिम्मत करो ना आपी, आखिर खुर्रम भाई कह तो रहे हैं घर में डॉक्टर मौजूद हैं। अब सादिया फुप्पो का इतना बड़ा खानदान आबाद है, इसमें कोई ना कोई डॉक्टर तो होगा ही ना। पलविशा ने इसे तसल्ली देनी चाहिए। मुझे किसी भी घरेलू डॉक्टर से कतन इलाज नहीं कराना। उसने हाथ झटका और घुटने पर सर झुका लिया। अचानक शोर सुनाई दिया, जाली का दरवाजा खुला और लड़कियों के चेहरे दिखाई दिए, जो उनके इस्तकबाल के लिए किसी सैलाबी रेले की तरह बाहर निकलती चली आ रही थीं। आगे आगे सादिया फुप्पो थीं, जो सबसे पहले दादी अम्मा यानी आमना बेगम से मिली, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी कि पीछे से खुर्रम ने खबरदार का इतना जोर का नारा मारा कि वो घबराकर 2 कदम और पीछे हो गई। अम्मी हजूर, फौरन स्ट्रेचर का इंतजाम किया जाए, आपकी भतीजी हजूर को भैंस ने टक्कर मार दी है और वो अपना पाँव तुड़वा चुकी हैं। इन्हें 100% यकीन है कि इनके पाँव की हड्डी बुरी तरह मुजरू हो चुकी है, जिसके ठीक होने के चांस भी नहीं। स्ट्रेचर, फौरी फौरी स्ट्रेचर। क्या बदतमीजी है खुर्रम। सादिया फुप्पो ने उसे एक चपत रसीद की और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? उन्होंने रोशाना को देखकर परेशान होकर आमना बेगम की तरफ देखा। अरे बेटा, बस स्टेशन पर फिसल गई, तुम जरा इत्मीनान से इसे बाहर निकालो और अंदर ले जाओ। तलाल घर पर है या नहीं? कब से इसने हॉस्पिटल जाने की रट लगा रखी है, मैं इसे जबरदस्ती घर लाई हूँ। आमना बेगम ये कहकर थकी थकी सी अंदर की तरफ चल दी। सारी लड़कियां हक्का बक्का गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गईं। अजीब सी सिचुएशन का सामना था। अरे अम्मा, फिर सीधे हॉस्पिटल ही ले जाना था। खुर्रम, तुम में भी जरा सी भी अक्ल नहीं है, तलाल के हॉस्पिटल ही ले जाते। जा रहे रास्ते भर बच्ची ने कितनी तकलीफ उठाई। आओ रोशी मेरी जान, हिम्मत करो, अभी डॉक्टर को दिखाते हैं। सादिया फुप्पो के लहजे की मिठास और हलावत रोशाना रोना धोना भूल कर कुछ खफीफ सी होकर इनके सहारे नीचे उतरी, मगर फर्श पर पाँव रखते ही एक कराह उसके लबों के दरमियान फड़फड़ाकर ही रह गई। इसने अपना आधे से ज्यादा वजन पलविशा पर डाल दिया, मगर सादिया फुप्पो ने इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करके उसे अपने साथ लगाया। लड़कियां सारी इधर उधर होकर रास्ता देने लगी। तब वो सहज सहज पोर्च से जाली के दरवाजे तक पहुंची। हर वक्त मजाक सूझता रहता है खुर्रम को, अब ये कोई मजाक का वक्त था। बच्ची दर्द से बेहाल हो रही है। उसे बिस्तर पर लिटाकर सादिया फुप्पो ने खुर्रम की खूब खबर ले डाली। घर में डॉक्टरों की कमी नहीं है अम्मी, अपना आदिल भी मेडिकल के दूसरे साल में है। हड्डी जोड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, तोड़ तो सकता ही है ना। मेरा मतलब है फुटपाती जितना डॉक्टर तो बन ही चुका है। उसने ये कहकर सादिया फुप्पो को दिखाने के लिए घबराने की एक्टिंग की, फिर पलविशा की तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाली। खुर्रम, जरा भी तुम्हें सूरत हाल का एहसास नहीं है, जाओ जाकर तलाल को फोन करो, वो जल्दी आए। मुझे न सिर्फ संजीदगी बल्कि रंजीदगी का भी पूरी तरह एहसास है। इसने रोशाना की तरफ नजर डालकर मुस्कुराहट दबाई और फोन की तरफ बढ़ गया। अगर चाचू इस वक्त किसी ऑपरेशन में मसरूफ हुए तो क्या होगा? अच्छा भाई, करता हूँ फोन। वो सादिया का हाथ अपने कान की तरफ बढ़ता देखकर जल्दी से सर झुकाकर फोन स्टैंड की तरफ लपका और नंबर पुश करने लगा। दूसरी तरफ 2-3 घंटियों के बाद ही रिसीवर
उठा लिया गया। यकीनन तलाल ही था। वो सलाम दुआ करने लगा, इसके खैर खैरियत पूछने लगा तो रफिया बेगम ने इसके हाथ से रिसीवर झपट लिया और घूर कर देखा, फिर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। तलाल, तुम फौरन घर पहुंचो, इमरजेंसी हो गई है। ये कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। दादी हजूर, अगर एक जुमले का मजीद इजाफा कर देती कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है तो देखते वो कैसे सर के बल आते। अब शायद थोड़ी सी ताखिर हो जाए। इसकी बात पर रफिया बेगम के सीने से बेइख्तियार एक ठंडी सांस खारिज हो गई। यही तो दुख है, लड़की के नाम पर वो सर के बल तो क्या कदमों के बल आते हुए भी 100 बार सोचेगा। खुर्रम, चलो निकलो यहाँ से, तुम फजूल बकवास से सर दुखा रहे हो हमारा। सादिया फुप्पो ने इसे पकड़कर बाहर धकेला, फिर बेड के पास आई और रोशाना का सर प्यार से सहलाने लगी। बस थोड़ी देर में तलाल आ जाता है, वो बहुत अच्छा सर्जन है, तसल्ली से तुम्हें देखेगा, घबराओ मत। इनके लहजे से उसे हकीकी तसल्ली मिल रही थी। वो किसी हद तक दर्द भी कुछ कम था जो वो आरामदेह बिस्तर पर लेटते और टेबलेट खाने की वजह से कम हो गया था। वो पलवशा की तरफ मुतवज्जा हुई जो कुर्सी पर तकल्लुफ से बैठी थी। अरे वशी, तुम बाहर चलो ना, चलकर सबसे मिलो। इस तरह कमरे में बंद होकर क्यों बैठ गई हो? कोई तकल्लुफ वकल्लुफ नहीं चलेगा। ये सब मेरे अपने हैं, तुम्हारे भी अपने सगे हैं, है ना अम्मा? वो राफिया बेगम से बोली। आप जरा रोशाना के पास ही रहिएगा जब तक तलाल नहीं आता। मैं पलवशा को ले जाऊं, इसे सबसे मिलवाऊं। लड़कियां सारी मेरी वजह से कमरे में नहीं आ रही, वरना तो सभी इन दोनों से मिलने को बेचैन हैं। वो हंसती और पलवशा को लेकर कमरे से बाहर चली गई। फिर इसका फर्दन फर्दन सबसे तारुफ हो गया। वो सब बहुत जल्द घुल मिल जाने वाले लोग थे। कुछ इसकी अपनी फितरत भी ऐसी ही थी। हिना से तो इसकी पहले भी बातचीत रहती थी। वो अक्सर सादिया फुप्पो के साथ इनके यहाँ आती रहती थी। इसके अलावा सादिया फुप्पो के जेठ की बेटी नाजिश से भी उसकी जल्द दोस्ती हो गई। लाला रुख उर्फ लाली उसे बेहद अच्छी लगी। हुस्ना आपा, वो तो बात बेबात फुलझड़ियाँ छोड़ने वाली मालूम होती थी। किसी हद तक खुर्रम की फितरत की मालूम हुई। अलबत्ता आदिल कम गो था, ताहम चश्मे के अंदर से उसकी आंखें हमवक्त मुस्कुराती हुई महसूस होती। जलाल चचा के बड़े बेटे जाजब भाई खासे पुरशफ़क़त टाइप की चीज़ लगते थे, मगर उसकी बेगम रूबी भाभी इसके बिल्कुल मुतज़ाद थी। भरे भरे बदन वाली खूबसूरत नए नक्श की रूबी भाभी बात बात पर बिखरने लगती। साकिब भी आदिल का ही हम उम्र था और उसी की तरह कम गो था। दोनों कज़न पढ़ाकू टाइप की शय थे और दोनों ही मेडिकल के दूसरे साल में थे। वो सबसे मिलकर खुश हुई। खुर्रम से अलबत्ता कुछ घबराहट सी थी। इसके सामने उसे अपना सारा एतमाद बिखरता हुआ महसूस होता, शायद इसलिए कि वो उसकी शरारतों के रंग और मुस्कुराती निगाहों के रंग को कोई जवाब नहीं दे पाती थी। इसकी हाजिर जवाबी के सामने लाजवाब होकर रह जाती थी। मायों के पीले जोड़े में हिना वाक़तन सबकी शरारतों की जद में आती रहती थी। साकिब और आदिल तो उसे मिस यकान ही कहकर मुखातिब करते थे। तुम्हारा जी मतलाने नहीं लगा? कल से तुम इन्हीं वाहियात कपड़ों में घूम रही हो। तुम्हें देख देख कर मुझे कुछ होने लगा है। खुर्रम को उसके जर्द कपड़ों से कोफ्त हो रही थी, या फिर वो महज उसे छेड़ने के गर्ज से इंतहाई बुरा सा मुंह बना रहा था। बच्चे, अभी तो सिर्फ 2 दिन हैं, ये इन्हीं कपड़ों में रहेगी। तुम्हें जी भर के कुछ होता रहेगा। लाला रुख चाय सर्व करते हुए बोली तो खुर्रम ने मग वापस ट्रे में रखते हुए एक आऊ की आवाज़ निकाली, जैसे उसे सचमुच उल्टी आ रही हो। हिना सचमुच खफीफ सी होकर मुंह बसोरने लगी। देखें लाली, इसे ये खौम का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे करने दो जो करता है, भले से दिन भर उल्टियां करता रहे, ड्रामेबाज कहीं का। लाली ने उसका मग उसे पकड़ाते हुए घूरा, फिर पलवशा को एक मग दिया जो उसकी नोक झोंक से महफूज हो रही थी। लाली, क्या ये शादी वाले दिन ही अब नहाएगी, कपड़े बदलेगी? वो तरहम भरी नजरों से अब भी हिना को देख रहा था जो सोफे पर पांव चढ़ाए बैठी थी। उसने इसकी तरफ से मुंह करके रुख मोड़ लिया। नहीं, शायद उस दिन भी ना नहाए। फिर क्या कर लोगे तुम? तो इसमें इतना खफा होने की क्या बात है? मैं तो यूं ही दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा था। ये कहकर उसने एक ठंडी सांस भरी। बेचारे आफाक भाई, रहम आ रहा है उन पर। तुम्हें उन पर ज़्यादा तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हारी दुल्हन को तो हम 1 माह तक नहीं नहलाएंगे और इसी हालत में उसे तुम्हारे सामने पेश करेंगे। हुस्ना आपा की इस खुली धमकी पर उसे चाय का घूंट भरते ही अच्छू लग गया, जबकि लड़कियां तालियां बजाने लगीं। हेयर, बिल्कुल, इसके साथ तो यही होना चाहिए।
ओ ज़ालिमो, अगर तुम लोगों ने इस तरह का कोई प्लान बनाया तो नताइज उसी को भुगतने पड़ेंगे। हाँ नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम? लाली ने अपनी आंखें फैलाकर उसे घूरा। क्या करूँगा? उसने भी जवाबन उन्हें घूरा, फिर एक ठंडी सांस भर के बोला, हाथ पकड़कर बाथरूम में छोड़ आऊँगा, और क्या कर सकता हूँ। उसकी बात पर बेसाख्ता कहा पड़ा। तलाल की गाड़ी का मखसूस हारन बजा तो खुर्रम झट से खड़ा हो गया।